दीदी एक बार देख तो लो, जीजा जी कैसे लग रहे हैं। सारिका ने बोला। संस्कृति ने फिर भी सर झुकाए हुए ही लड़के के गले में जयमाला डाल दी और उसकी आंखों से अश्क बह चले। सभी ने तालियां बजा दी और धीरे धीरे सारी रस्मों के बाद जब विदाई हुई तो संस्कृति ने अपने पापा से लिपटकर बहुत रोया, जैसे कि क्या कुछ छूट गया हो उससे। गाड़ी में बैठते हुए उसने अपने मन में ही बोला, सॉरी समर्पण, हमारा साथ यहीं तक का था। सुनिए, आप जरा ये पानी पी लीजिए, काफी थकी हुई लग रही हैं आप। बोलते हुए संस्कृति के बगल में बैठे हुए लड़के ने उसे पानी की बोतल देने की कोशिश की। बिना अपना सर ऊपर किए ही बोतल को हाथ से किनारे कर संस्कृति ने धीरे से लेकिन सपाट लहजे में बोला, हमें नहीं चाहिए और प्लीज दूर से बात कीजिए हमसे, हमें अच्छा नहीं लगता ऐसे। अब लड़के ने उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए बोला, ठीक है। कुछ देर बाद गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने आकर रुकी। वो लड़का गाड़ी से बाहर आते हुए बोला, चलिए हम घर आ गए। गृह प्रवेश के बाद काफी सारी रस्में हुईं, लेकिन संस्कृति के मुंह से शब्द ना निकले, रही तो बस खामोशी। किसी से कोई शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं। सारी रस्मों के बाद जैसे ही वो कमरे में लाई गई, तब सिर उठाकर एक नजर कमरे के अंदर देखा और घबराहट के मारे पसीने से तरबतर हो गई। सभी लड़कियां कमरे में उसे छोड़कर चली गईं। वो अंदर आई और कमरे की सजावट को देख उसकी रुलाई निकल गई। उसने आवाज गले के अंदर ही दबा लिया, फिर खुद को मजबूत बनाते हुए सोफे पर जा बैठी। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। नींद और चैन तो वो जान का दुश्मन अपने साथ लेकर चला गया था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज से सतर्क हो गई। उसने बस एक जोड़ी कदमों को अपने पास आता देखा और झटके से खड़ी होती हुई बोली, देखो मैंने पहले ही बोला है ना, दूर रहकर बात करो मुझसे। आज पहली और आखिरी बार बोल रही हूँ आपसे। मैंने ये शादी फैमिली की खुशी के लिए की है। मुझे आप में कोई रुचि नहीं है और झूठा दिखावा मुझे आता नहीं है। ठीक है संस्कृति जी, लेकिन आप बिस्तर तो शेयर कर ही सकती हैं ना। बिल्कुल नहीं, दूर रहो मुझसे और मुझे अपनी पत्नी समझने की भूल मत करना। मैं सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। शादी के पहले ही मैंने बोला था फोन पर कि आप इस शादी के लिए मना कर देना, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। लेकिन नहीं, तुम तो बारात लेकर ही आ गए सीधे दरवाजे पर। इतना बोल जैसे ही संस्कृति ने सर उठाकर देखा तो पाया उसका पति दरवाजे की तरफ पलट गया था और बाहर जा रहा था। उसे ऐसे जाते देख संस्कृति ने चैन की सांस ली और सोफे पर सो गई। अब शायद उसे चैन की नींद आने वाली थी। उसके सोने के बाद ही कमरे में आकर उस लड़के ने जरूरी सामान पैक किया और घर से निकलने लगा। कहाँ जा रहा है बेटा, शादी की पहली रात को ही? हम संस्कृति को क्या जवाब देंगे बेटा? तूने ही इस शादी की जिद की थी ना, तो अब क्यों जा रहा है? उसे कुछ पूछने और बताने की जरूरत नहीं है माँ। आप दोनों उसका ध्यान रखना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, और वो जो करे जैसे रहे, प्लीज उसे फ्रीडम रहने देना। बाय माँ, बाय पापा, आप दोनों अपना ध्यान रखना, चलता हूँ। यार संस्कृति, तू उससे कुछ बोलती क्यों नहीं है? ये लास्ट ईयर है, इसके बाद वो कॉलेज से बाहर, और तू बस चुपचाप रहना। पायल गई थी उसके पास, लेकिन हिम्मत नहीं हुई तो चुपचाप फिर से वापस आ गई। यार वो भी तो कुछ नहीं बोलता है। देख लेना, तुम दोनों ऐसे ही चुप रहो। कहीं एक दिन तुम दोनों की शादी हो गई तो बिना देखे ही तू उसे रिजेक्ट कर दे और वो तुझसे बहुत दूर चला जाए, फिर बैठी रहना आंसू बहाते। बोलते हुए पायल ने उसके सर पर चपत लगाई और दोनों खिलखिलाकर हंस दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और संस्कृति की तंद्रा टूटी। सुबह सुबह नहाकर मिरर के सामने रेडी हो रही थी। वो अपनी पुरानी यादों से बाहर आ गई। जैसे ही उसने सिंदूर लगाया, फिर समर्पण का चेहरा उसकी आंखों में घूम गया। उसने सिंदूर लगाया और पलकें बंद कर लीं। दो बूंद आंसू उसकी आंखों से गालों पर लुढ़क गए। सोचा नहीं था कि उसकी शादी इतनी जल्दी में हो जाएगी। उसे याद आया, कॉलेज के पहले दिन ही वो लड़का उसकी आंखों के रास्ते दिल में उतर गया था। हमेशा उससे मुलाकात होती थी, दोनों एक दूसरे को देखते और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। पूरे 2 साल वो उसका सीनियर रहा। फिर कॉलेज कंप्लीट कर लिया था समर्पण ने, लेकिन कभी एक दूसरे से बात ही नहीं की थी। वो बीच बीच में कॉलेज जाता भी था, उसके साथ कॉलेज के गार्डन में बैठता भी था, कुछ समय अकेले में बिताकर चला जाता था। बहुत ही मूक प्रेम था दोनों का, ऐसा उसे लगता था। एक राइटर बनना चाहता था,
लेकिन फैमिली बिजनेस भी जरूरी था, तो वो अपने पापा की हेल्प भी करता था, उससे मिलने भी आता था। अपने कॉलेज के लास्ट साल में उसने समर्पण को अपने दिल की बात बताने की सोची थी। उस दिन वो कॉलेज अपने दोस्त कुणाल के साथ ही गार्डन में खड़ा कुछ बात कर रहा था, लेकिन दूर से संस्कृति को सुनाई नहीं पड़ रहा था और वो उसके पास ही आई थी। तभी उसके कानों में कुणाल की आवाज़ सुनाई दी और वहीं जड़ हो गई। कुणाल, तू संस्कृति को अपनी शादी की न्यूज़ कब बताएगा? तूने अपने घर वालों को और ससुराल वालों को मना लिया है, वो भी इतनी जल्दी? चल तू अब ये न्यूज़ सबको बता दे। जवाब में समर्पण कुछ कहता उसके पहले ही संस्कृति वहां से चली गई। आज उसका प्यार अपनी शादी की बात बताने उसके पास आने वाला था, लेकिन उसकी सुनने की हिम्मत नहीं थी। इतना बड़ा दिल नहीं था उसका। वहां से सीधे अपने घर गई थी। बहुत देर वो बेड पर पड़ी, रोती रही और सो गई। शाम को जब पापा उसकी छोटी बहन सारिका को स्कूल से लेकर आए, तो संस्कृति को बुलाकर चाय टेबल पर बैठे और बोले, बेटा इस साल तेरा कॉलेज कंप्लीट होने वाला है। मैं सोच रहा था तेरी शादी का जहर दे दो पापा मुझे। तुनकते हुए गुस्से में दहकते लाल चेहरे के साथ जैसे ही संस्कृति ने बोला, उसके पापा चुप हो गए। बचपन से ही वो थोड़ी गर्म मिजाज थी। उसके पापा ने दोबारा कुछ बोलना सही नहीं समझा था। उस दिन के बाद उसने सोच लिया था कि वो कभी शादी नहीं करेगी। समर्पण की याद ही काफ़ी है उसकी ज़िंदगी जीने के लिए। पर अब उसकी शादी हो चुकी है और अपने पति को अपनी सच्चाई पहली रात को ही बता दिया था। उसने दरवाजे पर देखा तो उसकी सास मिसेस सिंह मुस्कुराती हुई खड़ी थीं। संस्कृति ने सर पर पल्लू लिया और उनके पैर छुए, प्रणाम किया। उन्होंने उसके सर पर हाथ रख और नाश्ते के लिए ले गईं। मिस्टर सिंह डाइनिंग टेबल पर न्यूज़पेपर के साथ बैठे थे। उसने उनके भी पैर छू आशीर्वाद लिया और अपने हाथ से सबको नाश्ता सर्व किया और खुद भी बैठ गई। आज उस बात को 7 साल बीत चुके थे और उसकी शादी के एक हफ्ते पहले उसके पापा ने अपनी जान देने की धमकी देकर उसे शादी के लिए बोला था। आखिर उनकी छोटी बेटी की शादी की उम्र भी हो गई थी और बड़ी बेटी की जिद तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और उनकी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं था। आखिर उनकी पत्नी के जाने के बाद इन दोनों बच्चियों के लिए ही तो जी रहे थे। अब यही उसका घर था, लेकिन तब भी समर्पण उसकी जिंदगी। नाश्ते के बाद जैसे ही वो खड़ी, मिस्टर सिंह ने उसे रोकते हुए बोला, बेटा तुमसे कुछ बात करनी है। संस्कृति, जी पापा। मिस्टर सिंह, मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि शादी की पहली रात ही बेटा बिना बताए कहीं चला गया है, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है। अगर तुम्हें घर में अकेलापन लगे तो ऑफिस आ जाया करना। संस्कृति, जी पापा। बोलकर वो अपने कमरे में आकर सामान समेटने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी फोटो पर गई तो वो हैरानी से लड़खड़ा गई और धम्म से बेड पर बैठ गई। किस्मत उसके साथ ये क्या मजाक कर रही थी। सामने समर्पण की बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिसमें वो एक बुक पढ़ रहा था, जिसके कवर पर लिखा था, फर्स्ट लव। अब संस्कृति को काटो तो खून नहीं। उसका चेहरा घबराहट से सफ़ेद पड़ गया था। ये उससे कैसी गलती हो गई थी। उसने अपने ही प्यार को बोल दिया कि वो किसी और से प्यार करती है। वो दौड़ती हुई बाहर आई तो किचन से बाहर आती हुई मिसेस सिंह से टकरा गई। उन्होंने उसे पकड़ते हुए ही बोला, संभाल कर बेटा, हुआ क्या है? कुछ नहीं माँ, बस आपसे मिलने ही आ रही थी। संस्कृति, माँ, क्या हमारी शादी के लिए पापा आए थे आपके पास? नहीं बेटा, वो तो संस्कार को तुम पसंद थी काफी सालों से। फिर कुछ सोचते हुए, शायद जब वो कॉलेज में था, उसने अपने अंदर के दर्द को छुपाते हुए बोला, माँ, क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ पापा से मिलने? मिसेस सिंह, ठीक है बेटा, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा और जब आना हो तो बता देना, हम गाड़ी भेज देंगे। फिर उसके चेहरे पर हाथ फेर कर वहां से चली गई। जब वो घर गई तो देखा पायल उसके घर पर बैठी है, जो गुस्से में उसे ही घूर रही है। वो जाकर उसके गले मिलते हुए बोली, उतनी देर कर दी आने में? पायल ने गुस्से में ही बोला, क्या करती, शादी के बाद कुणाल ने जल्दी में ही जाना पड़ा। सोचा था आकर तुझसे बात करूंगी, लेकिन तूने तो सब बर्बाद कर दिया था और हमारी फैमिली का इसकी वजह से यहाँ आना नहीं हो पाया। और जब तक ऐसे तूने एक नया स्यापा कर दिया। चल तेरे कमरे में बात करते हैं। तू कमरे में जा, मैं पापा से बात करके आती हूँ। वो पापा के पास जाकर उनके गले लगते हुए बोली, आई एम सॉरी पापा, बहुत बुरी हूं ना मैं। नमन पुरोहित,
संस्कृति के पापा ने उसके सर पर हाथ फेरकर बोले, नहीं, तू तो गुड़िया है मेरी। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोले, कुछ पूछना है? हमेशा उसके पापा उसके बिना बोले उसकी बात समझ जाते थे। फिर क्यों उसने पापा की बात नहीं समझी? उसने धीरे से बोला, पापा, कॉलेज के लास्ट साल में जिसका रिश्ता मेरे लिए आया था, क्या वो समर पर था? पापा ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, उसने 7 साल से हिम्मत नहीं हारी बेटा, लेकिन तुमने उसकी हिम्मत तोड़ दी बेटा। मुझे लगा था तुम खुश रहोगी उसके साथ, लेकिन शायद मैंने तुम दोनों को एक बार बात करा देना चाहिए था। पापा की बात सुन संस्कृति ने रोते हुए ही बोला, पापा, मुझे लगा था वो किसी और को चाहता है, इसीलिए मैं शादी ही नहीं करना चाहती थी किसी से भी। अब चौंकने की बारी मिस्टर नमन की थी। मतलब इन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी। ये सोचते ही उन्होंने उसे देखकर बोला, कोशिश करो कि सब ठीक कर सको। मेरी बेटी हार मानने वाली नहीं है, मुझे पता है। अब जाकर आराम करो। जैसे ही वो अपने कमरे में आई, एक और सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। एक 3 साल की बच्ची पायल के बगल में सो रही थी। उसने उसे देखते हुए पूछा, ये पायल, कोयल, मेरी और कुणाल की बेटी। कॉलेज के बाद ही फैमिली ने हमारी शादी का फैसला कर लिया। 4 साल हमने झगड़े में बिता दिए। मिडिल क्लास फैमिली थी हम दोनों की, तो सेटल होने में वक्त लगा। फिर कोयल में बिजी रह गई। हम दोनों की ही जॉब हैदराबाद में थी, तो अब जाकर यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। 3 साल से कोशिश में थे हम। फाइनली अब सब ठीक है। संस्कृति, कुछ ठीक नहीं है यार। समर्पण घर छोड़कर कहीं चला गया है। फिर उसने पूरी बात पायल को बताई। पायल मुंह फाड़े अपनी उस बेवकूफ़ दोस्त को देख रही थी, जिसे उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बेवकूफ़ होगी। एक बीएच के फ्लैट के कमरे में एक लड़का बैठा कुछ लिख रहा था। उसके पास एक छोटा सा लड़का जो लगभग 8-10 साल का था आते हुए बोला, भैया, क्या आप अभी भी अपना वर्क बचा है? लड़के ने उस छोटे लड़के की तरफ देखा, फिर अपनी डायरी बंद कर पेन रखते हुए बोला, निर्णय, क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, उस छोटे बच्चे का नाम निर्णय था। उसने सिर हिलाते हुए नहीं में जवाब दिया और बोला, नहीं, लेकिन बाहर कोई अंकल आए हैं, मैंने उन्हें बाहर बिठा दिया है। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। जब आप फ्री हो जाना तो उनसे मिल लीजिएगा। बोलकर निर्णय वहां से चला गया। उसके जाते ही समर्पण ने कुर्सी में अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर लीं और कुछ समय ऐसे ही बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। उठकर उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और बाहर आ गया। उसने देखा किसी आदमी की पीठ थी उसकी तरफ। कुछ आगे बढ़कर देखा तो सामने बैठे अपने ही उम्र के लड़के को देख उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाते हुए बोला, तो आज आप फिर आ गए हमारी कहानी जानने के लिए? बिल्कुल आ गए हम। आखिर 6 महीने से इंतजार में हैं। आखिर 6 महीने का वक्त क्यों लगा लेखक साहब ने? बिल्कुल भी सब्र नहीं है आप में। 1 हफ्ते बचे हुए हैं अभी 6 महीने पूरे होने में। बोलते हुए वो लड़का अपने हाथ में पकड़ा हुआ कागज सामने के टेबल पर रख दिया। सामने वाले लड़के की नज़र जैसे ही उस कागज पर गई, वो थोड़ा चौंक सा गया। उसने उस कागज को हाथ में उठाया। वो एक डिवोर्स पेपर की कॉपी थी, जिस पर 2 नाम स्पष्ट दिख रहा था, जिन पर अभी सिर्फ एक ही साइन था और एक कॉलम अभी खाली था। समर्पण सिंह, संस्कृति समर्पण सिंह। हाँ, ये समर्पण सिंह जो संस्कृति से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन संस्कृति के व्यवहार से उन्हें लगने लगा कि वो किसी और को पसंद करती हैं और इसीलिए पहले इतने साल से शादी से मना करती रहीं। फिर भी जब उसने शादी कर ली तो उसी रात उसे इतना कुछ सुना दिया। काश वो शादी के पहले उससे बात कर लेता तो ऐसा नहीं होता। समर्पण के मन में फिर यही चलने लगा था। अब उस लड़के ने हैरानी से समर्पण के सिग्नेचर को देखा, फिर बोला, तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब तुम, इसीलिए तुम्हें 6 महीने का वक्त चाहिए था। और जहाँ तक मुझे पता है 1 हफ्ते बाद ही तुम्हारा मीडिया में अपनी बुक का नाम भी बताओगे, जिसके लिए तुमने अपने बाकी के इंटरव्यू में बताया था। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी निर्णय बाहर आते हुए बोला, भैया, आपके घर से फ़ोन आया है। समर्पण ने सर्द आवाज में बोला, ऑफ कर दो फ़ोन। फिर सामने वाले लड़के से बोला, चलो तुमको एक बात बताता हूँ। फिर खड़े होते हुए बोला, चलो मेरे कमरे में फिर बात करते हैं। दोनों रूम में गए। समर्पण ने डायरी हाथ में ली और पहला पन्ना पलटते हुए बोला, ये बात लगभग 7 साल 5 महीने 24 दिन पहले की बात है। फिर उस पन्ने में लिखा लफ्ज पढ़कर अपने यादों में खो गया।
पहली नज़र क्या कमाल लगी थी आपकी जनाब। वो नज़र एक अथाह समंदर और हम ठहरे कच्चे गोताखोर। आपने पलकें नहीं झपकाईं और हम पागल उसमें उतर गहराई तक डूबते चले गए। तुम्हें पता है, मैं उस लड़की से जब मिला था तो वो उसका कॉलेज का पहला दिन था, 7 साल पीछे। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा। ऐ संस्कृति, रुकना यार, इतना तेज क्यों भाग रही है? रुकना यार। चल ठीक है, आज के बाद लेट नहीं करूंगी। अब तो रुक जा मेरी माँ। बोलते हुए पायल दौड़ते हुए संस्कृति के आगे आकर हाँफते हुए ही उसके कंधे पर हाथ रखा। संस्कृति, जो कि यूनिवर्सिटी गेट के अंदर जाने ही वाली थी, रुककर उसे देखते हुए ही बोली, देख यार, स्कूल से लेकर अभी तक तेरे लेट होने का रीजन बस ये तेरे 2 कौड़ी के बॉयफ्रेंड ही रहे हैं। इस वाले को मिलाकर पूरे 6 लड़कों को तू डेट कर चुकी है। इसके आगे वो कुछ और बोलती, पायल ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, हाँ कर चुकी हूँ, और सबसे ब्रेकअप की वजह भी तू ही थी, ये भी बोलना। हाँ तो बताया तो था कि वो सब बस टाइम पास कर रहे हैं तेरे साथ। तू है कि समझती नहीं। जिस दिन तुझे तेरा सच्चा वाला प्यार मिलेगा ना, उस दिन प्यार का सही मतलब जानेगी तू। अब चल अंदर चलते हैं, पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती मैं। बोलते हुए संस्कृति ने पायल का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। दोनों क्लास के अंदर जा ही रही थीं कि सामने से आते लड़के से टकरा गई संस्कृति। नीचे गिरने ही वाली थी कि उस लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। तभी पीछे से आते कुणाल ने उस लड़के के हाथ में फाइल देते हुए बोला, सुन समर्पण, ये भी ले जा, प्रशांत सर ने ये भी मंगवाया है। समर्पण ने हाँ में सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। पीछे छोड़ गया तो बस उसकी आंखों में खोई संस्कृति को, जो टकराने के बाद से ही बस उसकी आंखों में ही खोई हुई थी। कुणाल ने दोनों को देखा तो पूछा, फर्स्ट ईयर? पायल ने जवाब में यस बोला और संस्कृति को लेकर क्लास में बढ़ गई। बेंच पर बैठते हुए ही संस्कृति ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए ही बोला, यार पल्लू, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। पायल ने अजीब नजरों से उसे देखते हुए ही बोला, ये मेरा नाम पल्लू कब से हो गया यार? संस्कृति, नाम छोड़ यार, मुझे उसकी आंखें बहुत खूबसूरत सी लगी। फिर अपनी डायरी निकालते हुए उसने उस डायरी के पहले पन्ने पर ही एक शायरी लिखी, पहली नज़र क्या कमाल लगी आपकी जनाब। वो नज़र एक अथाह समंदर और हम कच्चे गोताखोर। आपने पलकें नहीं झपकाईं और हम पागल उसमें उतर गहराई तक डूबते चले गए। उसने उस डायरी में आज की ही डेट डाली और नीचे अपना नाम लिखकर डायरी बंद कर दी। 3 क्लास लेने के बाद दोनों ही घर जाने के लिए निकली, लेकिन एक बार फिर उसका सामना समर्पण से हुआ। इस बार वो नीचे गिरी हुई कुछ बुक्स उठा रहा था। संस्कृति ने आगे बढ़कर अपनी डायरी वहीं साइड में रख दी और बुक्स उठाने में उसकी मदद करने लगी। समर्पण ने उसे गौर से देखा। गोरा रंग, भूरी आंखें, तीखी नाक के नीचे उभरे गुलाबी होठ, छोटे बालों की पोनी बनी हुई, थोड़ी छोटी हाइट की खूबसूरत सी लड़की जो मुश्किल से 5 फुट की थी। समर्पण को वो लड़की अपने दिल की गहराई में उतरती हुई महसूस हुई। संस्कृति ने बुक दिया और आगे बढ़ गई। समर्पण के तो जैसे शब्द ही गले में अटक गए थे। दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गए। तभी कुछ सोच समर्पण ने नीचे देखा जहां संस्कृति अपनी डायरी भूल गई थी। उसने उसे उठाया और अपने बैग में डालते हुए सोचा, जब कल मिलेगी तो आज के लिए थैंक्स भी बोल दूंगा और ये डायरी भी दे दूंगा। यार सुनना, मेरी डायरी देखी है तूने, जो पापा ने मुझे इस बर्थडे पर दी थी? क्लासरूम में बढ़ती हुई संस्कृति ने पायल से पूछा। नहीं तो अच्छा कुछ लिखा भी था क्या तूने? पायल के पूछने पर संस्कृति नजरें चुराते हुए धीरे से बोली, नहीं तो बस नाम लिखा था, पता नहीं कहाँ रख दी, अब मिल नहीं रही है। चल छोड़, जाने दे, क्लास में अगर किसी को भी मिल गई तो दे देंगे तुझे। बोलते हुए पायल आगे बढ़ी ही थी कि सामने से आते कुणाल से टकरा गई। दोनों की नजरें एक दूसरे में उलझी ही थीं कि कुणाल ने सर झटकते हुए धीरे से बोला, देखकर चलिए मिस, रास्ते में हर कोई संभालने वाला नहीं मिलता। इतना बोल कुणाल समर्पण को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ गया और वहीं पायल संस्कृति के साथ क्लास में चली गई। कॉलेज के गार्डन में समर्पण ने डायरी के पहले पन्ने पर हाथ रखते हुए बोला, इन्होंने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं, बस उस दिन की डेट, एक शायरी और अपना नाम ही लिखा है। कुणाल, तो तू डायरी लिख ले, वैसे भी तू तो राइटर बनना चाहता है, तो इसी में अपनी फीलिंग लिख दे और उसे दे देना। अभी उसी तरफ से आ रहा हूँ, देखा मैंने, अपनी फ्रेंड के साथ आई है कॉलेज।
समर्पण, यार पता नहीं क्यों, लेकिन वो लड़की मेरी जहन में छाई हुई है उस दिन से। कुणाल, तो जाकर उससे बात कर। बोलेगा नहीं तो कैसे चलेगा? जाकर उसे हाय हेलो कर, नाम पता पूछ। मेरा मतलब है, बहाने तो चाहिए ना बात करने का, और बात करने से ही बात आगे बढ़ती है। समर्पण, वही नहीं होता मुझसे, जुबान सिल जाती है उसके सामने, और तू कहता है बात कर। दोपहर में कॉलेज के गेट पर खड़ा समर्पण कुणाल से बात कर ही रहा था कि दो लड़कियां सामने से गुजरी। समर्पण ने देखा संस्कृति भी उसे ही देख रही है, तो उसने उसे स्माइल पास की। बदले में संस्कृति भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, दोनों एक दूसरे को देखते और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। अब क्लास के बाद संस्कृति कॉलेज के गार्डन में बैठी ही थी कि समर्पण भी आकर वहां बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा तो समर्पण ने बगल में कुछ रखा। नजरों के इशारे से संस्कृति प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देखा, तो बदले में समर्पण ने भी आंखों से ही उसे लेने को बोला। ठीक तभी उसका फोन बजा और वो बात करने एक किनारे चला गया। संस्कृति ने उसे उठाया। जैसे ही खोलने को हुई, पायल की आवाज सुनकर जल्दी से उसे बैग में डाल वहां से उठकर चली गई। घर पहुंचकर जैसे ही संस्कृति ने दरवाजा खोला, सबकी एक साथ बर्थडे विश करने की आवाज गूंज उठी। उसने देखा उसके पापा और सारिका के साथ पायल और उसकी फैमिली खड़ी हंसते हुए उसके ही इंतजार में खड़े थे। उसका बर्थडे सेलिब्रेशन कर पायल अपनी फैमिली के साथ घर चली गई। सारिका और पापा भी अपने अपने रूम में चले गए। अब संस्कृति को कॉलेज में समर्पण का दिया सामान याद आया, तो कमरे से बाहर निकलकर वो ड्राइंग रूम में आई, जहां उसका कॉलेज बैग रखा हुआ था। उसने बैग उठाया और अपने कमरे में आ गई। बैग खोल उसने वो चीज बाहर निकाली और देखा कागज में कुछ लपेटा हुआ था। उसने उसे खोला तो पाया वो एक गोल्डन पेन था और साथ में एक छोटी सी डायरी। उसने देखा एक कागज का स्लिप भी था जिस पर लिखा था, जन्मदिन की शुभकामनाएं, कि आप हमारी दोस्त बनेंगी? अगर हाँ तो कल हमें कॉलेज गार्डन के उसी बेंच पर मिलिएगा, हम इंतजार करेंगे आपके जवाब का। समर्पण। संस्कृति ने सब चीजें अलमारी में रखीं और वो स्लिप लेकर बेड पर आ गई। बार बार उस स्लिप को पढ़कर कुछ ही देर में सो गई। गार्डन में दोनों बैठे अपनी अपनी बुक पलट रहे थे, लेकिन मन दोनों का ही एक दूसरे में लगा हुआ था। तभी समर्पण ने देखा एक स्लिप रखते हुए नाजुक उंगलियों को, जो उन दोनों के बीच एक कागज की स्लिप के साथ छोटी सी कैडबरी चॉकलेट भी रख रही थी। फिर जैसे ही संस्कृति जाने को मुड़ी, समर्पण की तरफ एक नज़र मुस्कुराते हुई क्लास में चली गई। आजकल पायल ज्यादा वक्त लाइब्रेरी में ही बिताती थी। समर्पण ने जाती हुई संस्कृति को देखा और बेंच से चॉकलेट के साथ उस स्लिप को उठाया और उसे पढ़ते ही एक मुस्कुराहट ने उसके चेहरे पर जगह बना ली। सबसे पहले तो शुभकामनाएं देने के लिए आपको धन्यवाद, और ये छोटी सी चॉकलेट हमारी नई दोस्ती के मिठास के लिए। संस्कृति। समर्पण ने कागज को फोल्ड कर उसी डायरी में रख लिया जो कॉलेज के पहले ही दिन संस्कृति से छूट गई थी, और अब समर्पण उसे लौटाना नहीं चाहता था, और अब उसमें वो अपने प्यार भरे एहसास शब्दों में लिखना चाहता था। दिन बीत रहे थे और अब संस्कृति और समर्पण भी एक दूसरे के पास आ रहे थे, लेकिन बातें कभी नहीं हुई। सामना होने पर एक दूसरे को मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते थे। तो कब उससे दिल की बात बताएगी यार? बोलती हुई कॉलेज कैंटीन में बैठी पायल ने समोसे को चटनी में डुबोते हुए बोली, यार क्या बोलूं, समझ नहीं आता। वो भी कुछ नहीं बोलता, बस बेंच में साथ वक्त बिताते हैं हम। वो शायद सिर्फ दोस्त मानता है मुझे, लेकिन मैं तो सब मान बैठी हूँ उसे। लेकिन अगले ही पल पायल की बात सुन वो सदमे में पायल को देखने लगी। पायल, तो तुझे क्या लगता है, क्या वो गूंगा है? पायल ने आंखें मटकाते हुए कहा। संस्कृति, चुप कर यार, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, बस आवाज नहीं सुनी मैंने, लेकिन बात करते हुए देखा है कुणाल के साथ। पायल, कुणाल से याद आया, वो कल मैं अपनी फैमिली के साथ अपने अंकल के घर गई तो वहां पता चला कि वो मेरे अंकल का बेटा है, और पता है वो समर्पण का बचपन का दोस्त भी है। संस्कृति, तो तू कुणाल से बात करना, क्या सोचता है वो मेरे बारे में? पायल, हम ठीक है। अच्छा सुन, मैं कल भी नहीं आ पाऊंगी, घर में कुछ इशू चल रहे हैं, तू ध्यान रखना अपना। संस्कृति, हम ठीक है, चल अब। कुणाल, एग्जाम आने वाला है तो कुछ दिन तू मेरे घर पर ही रह लेना। नहीं यार समर्पण,
अभी घर पर कुछ इशू चल रहे हैं, तो अभी नहीं, चल मैं घर जा रहा हूँ, तू भी जा। बोलते हुए कुणाल ने अपनी बाइक ली और घर की ओर मुड़ गया। घर के अंदर आते ही समर्पण ने अपने पापा को परेशान सा देखा तो पास आकर बोला, क्या हुआ पापा, कुछ परेशान लग रहे हैं आप। ये हैं मिस्टर मानव सिंह, जो समर्पण के पिता, जो कि द सिंह ग्रुप के चेयरमैन। मिस्टर मानव सिंह, कुछ नहीं, तबीयत थोड़ा सही नहीं लगती अब। सोच रहा था तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करके सीईओ बन जाओ। समर्पण, पापा मुझे राइटर बनना है, आप समझते नहीं हैं। बोलते हुए वो भी अपने पापा के पास सोफे पर बैठ गया। तभी कीर्ति जी किचन से हाथ में चाय का कप लेकर आती हुई बोली, इसीलिए ऐसी बहू लाना जो तेरे बदले तेरे पापा के साथ ऑफिस जाए। इसी के साथ हंसी के कह कह गूंज उठे वहां। दिन गुजरते वक्त नहीं लगता, कब साल बदल दूसरे साल के अंत में तब्दील हो गया पता भी नहीं चला। लेकिन उस कॉलेज में दो लोग थे जिन्हें सिर्फ कॉलेज गार्डन की बेंच ही शेयर करनी होती थी। आज भी वो दोनों बस इसी काम में लगे थे। जहां संस्कृति उससे बात करने के लिए बहाने खोज रही थी, वहीं समर्पण की नज़र संस्कृति के नाजुक से हाथों में थी। कुछ सोचते हुए जैसे ही उसने समर्पण के हाथ में अपना हाथ रखा ही था कि उस टच को महसूस कर संस्कृति ने अपनी बढ़ी हुई धड़कन के साथ ही अपनी आंखें मींच लीं। वो एक स्पर्श जो कि संस्कृति के लिए एक लय थी, जो आज के जमाने के जिस्मानी प्यार से अलग ही प्यार जानती थी, जिसमें रूह का रिश्ता होता है। वही रिश्ता समझती थी वो, उसे नहीं पता था समर्पण क्या सोचता है उसके बारे में, लेकिन वो तो समर्पण को अपनी आत्मा में जगह दे चुकी थी। अब शायद ही कोई उस जगह में बस पाए। वो नए सोच से अलग एक पुरानी प्रेम कथा सुनने वाली लड़कियों में से थी। शायद आज तक उसने हिम्मत नहीं की थी अपने बगल में बैठे इस लड़के से बात करने की। आज हिम्मत जुटाकर संस्कृति ने जैसे ही नजर उठाई, तुरंत अपना हाथ खींचकर खड़ी होते हुए ही बोली, अरे कुणाल, पायल, यूं दोनों यहाँ, मेरा मतलब है एक साथ। हाँ, जैसे तू तो यहाँ केमिस्ट्री की क्लास ले रही है। बोलती हुई पायल उन दोनों के बीच खड़ी हुई। फिर उसने थोड़ा झिझकते हुए समर्पण की ओर देखते हुए बोली, वो सर, वो आपको हमारे सब्जेक्ट टीचर ने बुलाया था अपने केबिन में। समर्पण ने शांति से पहले अपने हाथ को देखा, फिर कुछ सोचते हुए सिर हाँ में हिलाते हुए वहां से चला गया। उसके पीछे कुणाल भी जाने ही लगा था कि पायल ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए पूछा, अच्छा एक बात बताओगे, तुम्हारा ये दोस्त गूंगा है क्या? उसकी बात सुनते ही कुणाल ने उसे ऐसे देखा जैसे सामने खड़ी उस लड़की की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं हो। फिर अपने फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हें शायद पता नहीं है, बाकी पूरा कॉलेज जानता है कि सिंह खानदान के इस वारिस को ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। वो बोलने से ज्यादा लिखता है, कभी पता करना। तुम भी इसी कॉलेज की हो और वो भी तो तुम्हारा सीनियर ही है। यहाँ उसकी आवाज़ से ज़्यादा उसके कलम के दीवाने हैं। कभी फुर्सत में उसकी कविता पढ़ना, शायद तुम्हें भी सुनने से ज़्यादा पढ़ना पसंद आने लगे। इतना बोल कुणाल भी समर्पण के पीछे चला गया। इधर पायल तो जैसे संस्कृति की नज़रों से ही घायल हो चुकी थी। आज दोनों ही क्लास लेने के मूड में नहीं थीं, इसलिए कैंटीन में बैठी थीं, जहां दोनों ही बिजी थीं। पायल समोसे ठूसने में और संस्कृति कुछ देर पहले की बातों में गुम थी। मे आई कम इन सर? हाँ आओ समर्पण, तुम्हारा ही इंतजार था। बोलते हुए प्रोफेसर ने एक फाइल सामने टेबल पर रखते हुए बोला, ये लो, इस फाइल में संस्कृति के फैमिली की पूरी डिटेल है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें ये सब क्यों चाहिए थी। वैसे मुझे पता है तुम एक वेल नेचर स्टूडेंट हो और मिस्टर सिंह यहाँ के ट्रस्टी हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक स्टूडेंट का पर्सनल डाटा आउट किया है, ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। इतना बोल प्रोफेसर ने वो फाइल समर्पण को पकड़ा दी। फाइल हाथ में लेकर उसने धीरे से यस सर बोलते हुए सिर झुकाया और तेजी से बाहर निकल गया। एक तेजी से चलती कार के अंदर में समर्पण ने फाइल खोली, जिसमें कुछ लिखा था, संस्कृति पुरोहित, रनिंग ग्रेजुएशन, फैमिली, पापा मिस्टर नमन पुरोहित, बहन सारिका पुरोहित, स्कूल स्टूडेंट, और भी काफ़ी कुछ था, जिसे समर्पण पढ़ते हुए समर्पण ने अचानक ही फाइल बंद की। और ठीक उसी समय वो घर के सामने था। ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी खड़ी की, वो तुरंत गाड़ी से उतरते हुए अंदर की ओर चल पड़ा। छोटे मगर खूबसूरत से घर में बैठा समर्पण घर को बड़े गौर से देख रहा था। रैक पर सजे हुए मेडल,
कई सारी ट्रॉफी, इन सबको देख ही रहा था कि सामने से हाथ में 2 कप कॉफी लेकर मिस्टर नमन पुरोहित आए और एक कप उसे थमाते हुए बोले, हाँ तो बेटा, आप कहना चाहते हो कि आपको हमारी संस्कृति से शादी करनी है? समर्पण ने हाँ में सिर हिलाते हुए ही बोला, जी सर। मैं इधर उधर की बातों में ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करता हूँ और मैं अपने बारे में तो सब बता ही चुका हूँ। मैं ज़्यादा बात नहीं करता, इसलिए पता नहीं है कि रिश्ते जोड़ने के लिए क्या किया जाता है। घर में भी पापा से ज़्यादा बात नहीं कर पाता और माँ के पास ही बातें करता हूँ और मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं संस्कृति से शादी करने के लिए बोलूँगा। मैं आपसे बात करने के लिए आया क्योंकि मुझे लगता है कि घर के बड़े से बात करना ज़्यादा सही है। आप संस्कृति से एक बार पूछ लीजिए, फिर जैसा आप चाहें। मेरे माँ पापा भी आ जाएंगे। इतनी बात कर समर्पण ने हाथ जोड़ते हुए बोला, सर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना वादा कर सकता हूँ कि भले आपसे ज़्यादा नहीं, लेकिन आपके जितना ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूँगा मैं संस्कृति की। उसकी बातों की सच्चाई उसके आंखों में चमक रही थी। मिस्टर नमन ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा अंदाज हमें बहुत पसंद आया बेटा। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करेंगे संस्कृति से। एक तसल्ली के साथ समर्पण खुशी खुशी घर चला गया। कुछ देर बाद जब समर्पण चला गया तो कुर्सी से पीठ टिकाकर मिस्टर नमन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से बोला, ऐसे लगता है जैसे संस्कृति और इसके बीच कोई कनेक्शन है, लेकिन लड़का खरा सोना है। बहुत खुश रहेगी संस्कृति इसके साथ। दूसरी तरफ आज जैसे उसे जमाने की खुशी मिल गई हो। एक लंबी मुस्कुराहट के साथ वो अपने बंगले के अंदर गया। टेबल पर चाय के साथ मिस्टर और मिसेस सिंह बैठे बात कर ही रहे थे कि उनकी नज़र मुस्कुराते हुए समर्पण पर गई। मिस्टर सिंह ने आवाज लगाते हुए उसे रोका तो वो भी जाकर बैठ गया। कीर्ति जी ने उसे देखते हुए ही बोला, क्या बात है, खुश तो ऐसे हुआ पड़ा है जैसे तुझे कोई अपनी लड़की का हाथ देने के लिए राजी हो गया हो। उनकी बात सुन समर्पण ने झटके से अपनी माँ को देखा, जैसे उन्होंने कोई चमत्कार कर दिया हो और पानी में दिया जला दिया हो। उसके ऐसे रिएक्शन को देख मिस्टर मानव सिंह ने भी बोला, अगर कीर्ति जी की बात सही है तो हमें दिक्कत नहीं है, बस एड्रेस बता दो तो हम भी जाकर लड़की देखकर बात फिक्स कर दें। उन दोनों की बातें सुनकर समर्पण ने अपने पापा के गले लगते हुए ही बोला, थैंक यू पापा, पहले वो लड़की तो हाँ बोल दे। आज सालों बाद उसके शर्मीले बेटे ने उनके गले में बाहें डाली थीं। आंखों के आंसू साफ करते हुए उसकी पीठ थपथपाकर बातें करने लगे। दूसरे दिन संस्कृति ने जैसे ही हाथ में एप्पल लिया, नमन जी ने बोला, बेटा कुछ बात करनी थी तुमसे। संस्कृति, पापा आकर बात करेंगे, अभी लेट हो रहा है हमको। इतना बोलकर वो तेजी से बाहर निकल गई थी। कॉलेज में यार संस्कृति, तू उससे कुछ बोलती क्यों नहीं है? ये उसका लास्ट ईयर है, इसके बाद वो कॉलेज से बाहर और तू बस चुपचाप रहना। पायल गई थी उसके पास, लेकिन हिम्मत नहीं हुई तो चुपचाप फिर से वापस आ गई। यार वो भी तो कुछ नहीं बोलता है, देख लेना तुम दोनों ऐसे ही चुप रहो। कहीं एक दिन तुम दोनों की शादी हो गई तो बिना देखे ही तू उसे रिजेक्ट कर दे और वो तुझसे बहुत दूर चला जाए, फिर बैठी रहना आंसू बहाते। बोलते हुए पायल ने उसके सर पर चपत लगाई और दोनों खिलखिलाकर हंस दी। फिर कुछ सोचकर बोली, आज बात करती हूँ जाकर, फिर पता नहीं कब मौका मिले। वो कॉलेज अपने दोस्त कुणाल के साथ ही गार्डन में खड़ा कुछ बात कर रहा था, लेकिन दूर से संस्कृति को सुनाई नहीं पड़ रहा था और वो उसके पास ही आई थी। तभी उसके कानों में कुणाल की आवाज़ सुनाई दी और वो वहीं जड़ हो गई। कुणाल, तू संस्कृति को अपनी शादी की न्यूज कब बताएगा? तूने अपने घर वालों और ससुराल वालों को तो मना लिया, वो भी इतनी जल्दी? चल तो अब ये न्यूज़ सबको बता दे। जवाब में समर्पण कुछ कहता उसके पहले ही संस्कृति वहां से चली गई। आज उसका प्यार अपनी शादी की बात बताने उसके पास आने वाला था, लेकिन उसकी सुनने की हिम्मत नहीं थी। इतना बड़ा दिल नहीं था उसका। वहां से सीधे अपने घर गई थी। इधर कुणाल की बात सुन समर्पण ने बोला, अरे अभी उसकी फैमिली ने उसे सब बता दिया होगा, कल ही तो उसके पापा से बोला हूँ आज उसके सामने जाऊँ। रहने दे, बाद में बताऊंगा उसे। बोलते हुए वो बेंच में बैठकर फिर मुस्कुराने लगा। फिर सोच डायरी निकाली और कुछ लिखा, तेरे बारे में सोचकर मुस्कुराते रहते हैं हर वक्त, तेरी चाहत की वजह से अब तो लोग पागल भी समझने लगे हैं हमें। बहुत देर वो बेड पर पड़ी रोती रही और सो गई।
शाम को जब पापा उसकी छोटी बहन सारिका को स्कूल से लेकर आए तो संस्कृति को बुलाकर चाय टेबल पर बैठे और बोले, बेटा इस साल तेरा कॉलेज कंप्लीट होने वाला है, मैं सोच रहा था तेरी शादी का। जहर दे दो पापा मुझे। तुनकते हुए गुस्से में दहकते लाल चेहरे के साथ जैसे ही संस्कृति ने बोला, उसके पापा चुप हो गए। बचपन से ही वो थोड़ी गर्म मिजाज थी। उसके पापा ने दोबारा कुछ बोलना सही नहीं समझा था। उस दिन के बाद उसने सोच लिया था कि वो कभी शादी नहीं करेगी। समर्पण की याद ही काफ़ी है उसे ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसके लिए उसने ऐसा फैसला लिया है वो दिल में तो है, लेकिन खुद से दूर होने की वजह भी वो खुद ही है। फोन पर लगभग रो देने वाली आवाज में समर्पण ने बोला, सर प्लीज उसे एक बार बात तो कीजिए ना। नमन पुरोहित, देखो बेटा मैं क्या ही बोलूं, बहुत जिद्दी है मेरी बेटी, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अब मैं क्या ही बोलूं। इतना बोल उन्होंने दुखी होते हुए फोन काट दिया। फोन काटते ही वो तड़प उठा और लगभग गिर ही गया होता अगर कुणाल उसे पकड़ नहीं लेता। घर आकर उसने सबके साथ थोड़ा बहुत ही खाया और अपने पापा के साथ ऑफिस संभालने के लिए भी एग्री हो गया। दिन गुजरते जा रहे थे। संस्कृति जब भी समर्पण को देखती वहां से दूर हो जाती और पायल से भी बोल देती कि अभी स्टडी में ध्यान देगी। कुछ दिन में वो पीजी के लिए बाहर चली गई। कम से कम इस शहर से दूर रहेगी तो थोड़ा सुकून से रहेगी। उसे ये शहर मानो कांटों की सेज सा लगता था जो उसे घायल किए जा रहा था। गुजरते वक्त के साथ अब भी समर्पण नमन जी के पास आता और बातें करता था। उसने उन्हें साफ साफ बोल दिया था कि शादी तो अब जब भी करेगा उसी से ही करेगा। इस बीच कुणाल और पायल की फैमिली ने भी उन दोनों की शादी करा दी और कुछ दिन में ही वो दोनों भी हैदराबाद चले गए। सब बदल गया था, वक्त भी लोग भी, लेकिन कुछ रुका था तो वह बस वही दोनों। आज भी वो लोग अपने उसी वक्त की यादों के सहारे ही वक्त काट रहे थे और दोनों ही अपनी जिद के कारण एक दूसरे से दूर थे। 7 साल हो गए थे इस बात को, लेकिन मजाल कि संस्कृति शादी के लिए हाँ बोल दे। हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए मिस्टर नमन ने गुस्से में ही अपनी उस जिद्दी बेटी को देखा और अपने चेहरे को दूसरी तरफ फेर लिया। पापा, सॉरी पापा, आप जो बोलेंगे मैं सबके लिए तैयार हूँ, आप जल्दी ठीक हो जाओ। इतना बोल वो अपने पापा के सामने उनका हाथ पकड़कर रोने लग गई। अगर आज मेरी तबीयत खराब ना होती तो तू अब भी वहीं रहती जहाँ अभी तक थी, है ना। इस बार संस्कृति ने अपना सिर झुका लिया और बोली, मैं आने ही वाली थी, लेकिन फोन पर भी आप शादी की बात करने लगे तो मैंने गुस्से में आकर आपको कभी ना आने को बोल दिया। इतनी सी बात पे आपको अटैक आ गया पापा। क्या होता मेरा और सारिका का आपके बिना, आपने सोचा भी है। इतना बोल वो और जोर से रोने लगी। इसके बाद ही नमन जी ने उससे बोला, तेरी छोटी बहन की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। आज तू शादी के लिए हाँ बोल दे या मेरा मरा हुआ मुंह देखकर अपनी जिद पूरी कर ले बेटा। तंग आकर उसने बोला, ठीक है पापा, जिससे बोलो उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ मैं, लेकिन शादी बहुत ही सिंपल तरीके से होनी चाहिए। इतना बोल वो तेजी से बाहर की ओर निकल गई। जाते वक्त उसने ध्यान नहीं दिया कि सामने से समर्पण आ रहा है। उसने उसे आवाज भी लगाई, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। अंदर आते ही समर्पण ने देखा नमन जी बहुत खुश लग रहे हैं तो उसने बोला, सर क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं आप। अब पापा बोलने की आदत डाल लो बेटा, 1 महीने में शादी है तुम्हारी संस्कृति के साथ। मैंने आज तुम्हारे घर में बात भी कर ली है, अब तुम भी जाकर तैयारी कर लो। आखिर 7 साल इंतजार किया है तुमने। उसकी बात सुनकर समर्पण खुशी से झुककर पांव छूते हुए ही रो पड़ा। आखिर इस लड़की ने उसे रुलाने में कोई कसर भी तो नहीं छोड़ी थी। बीतते दिनों के साथ रस्में हो रही थीं। हल्दी के बाद जब वो कमरे में थी तो सारिका ने फोन पर एक नंबर सेव करते हुए बोली, जीजू से बात कर लेना आप, मैंने नंबर सेव कर दिया है आपके फ़ोन पर। उसके जाते ही जब उसने स्क्रीन में हबीजी देखा तो उसका पारा गर्म हो गया। उसने तुरंत कॉल लगाया। उधर से हेलो की आवाज़ आते ही उसने सीधे बोला, देखिए मिस्टर, आप जो भी हो प्लीज़ इस शादी के लिए मना कर दीजिए ना। उधर से जब कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने फ़ोन काट दिया।
दूसरी तरफ शोर शराबे के बीच समर्पण ने अपना फोन उठाया। पहले तो उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर अपने आप फोन कट गया। उस वक्त फोन पर संस्कृति ने जो भी बोला समर्पण को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। सारी रस्मों के बाद बस शादी ही बची हुई थी। संस्कृति के कमरे में आज वो दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। नमन जी कमरे में आते ही पहले अपनी बेटी की तरफ देखा, फिर उसके पास आकर उसके हाथों में एक खूबसूरत सा कमरबंद रखते हुए बोले, ये तेरी माँ की है, जब तू छोटी थी अक्सर इसे पहनती थी, इसे पहन लेना, तेरी माँ का आशीर्वाद समझकर। फिर उठकर जाते हुए बोले, एक बार अपने हमसफर से बात कर लेना, हो सकता है तेरी उलझन सुलझ जाए। फिर टेबल पर शादी का कार्ड रखकर बाहर चले गए। उसने उड़ती सी नज़र टेबल पर रखे कार्ड पर डाली, लेकिन उसके पास तक जाने की कोशिश भी नहीं की। शायद कार्ड को देखती तो फ्यूचर कुछ और हो जाता। उसने दिल ही दिल में समर्पण को याद करते हुए अपने आप को कुर्सी पर टिका दिया। लाल रंग में रंगी लाल जोड़े के साथ आज उसकी आंखें भी लाल थीं। वो किसी सोच में गुम बैठी थी कि तभी सारिका दरवाजा खोलते हुए आई और बोली, चलो दीदी, जीजा जी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्टेज पर जयमाला की रस्म में सिर झुकाए हुए संस्कृति ने एक बार भी नजर उठाने की हिम्मत नहीं की। जिन आंखों में कोई और पहले ही बस चुका था, उसमें किसी को भी पनाह देने की उसने जहमत नहीं उठाई। दीदी एक बार देख तो लो जीजा जी कैसे लग रहे हैं, सारिका ने बोला। संस्कृति ने फिर भी सर झुकाए हुए लड़के के गले में जयमाला डाल दी और उसकी आंखों से अश्क बह चले। सभी ने तालियां बजा दी और धीरे धीरे सारी रस्मों के बाद जब विदाई हुई तो संस्कृति ने अपने पापा से लिपटकर बहुत रोया, जैसे कि क्या कुछ छूट गया हो उससे। गाड़ी में बैठते हुए उसने अपने मन में ही बोला, सॉरी समर्पण, हमारा साथ यहीं तक का था। नॉक नॉक। ऑफिस केबिन में बैठी संस्कृति अपनी यादों के भंवर से बाहर आई तो खुद को ऑफिस में पाया। कहाँ शादी का मंडप और कहाँ समर्पण। उसने सामने रखे मंथ डायरी को देखा, फिर बोली, कहाँ हो समर्पण, एक हफ्ते के बाद हमारी शादी को हाफ एनिवर्सरी हो जाएगी। तुमने इतना इंतजार किया और अंत में ये क्या कर दिया। बोलते हुए उसकी आवाज़ कपकपाने लगी। उसने डायरी के डेट पर मार्क किया, तभी एक बार फिर से नॉक की आवाज़ आई। तब उसे ख्याल आया कि बाहर कोई है। उसने कम इन बोला और फाइल देखने लगी। दरवाजे पर सारिका आई थी। उसने संस्कृति से लिपटते हुए बोला, दीदी आज हम और पापा आपके ससुराल आ रहे हैं, सोचा आपको बता दें। वैसे अच्छा लगा आपको ऐसे खुद को संभालते हुए देखकर। मुझे पता है मेरी दी सब ठीक कर देंगी, अपना रिश्ता भी और अपने आप को भी। अच्छा, हम शाम को कुणाल जीजू और पायल दी के साथ, हमारी कोयल भी आ रही है आपके घर। चलो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय दी। इतना बोल वो बाहर चली गई। उसके जाते ही मिस्टर मानव कीर्ति जी के साथ आए। कीर्ति जी के हाथ में लंच बॉक्स देखते ही संस्कृति खड़ी होते हुए बोली, माँ पापा, माँ कितनी बार बोला है कि मैं और पापा घर आ जाएंगे लंच के वक्त, बेवजह आप परेशान होती हैं। उसकी बात सुनकर मानव और कीर्ति के फेस पर स्माइल आ गई। उन दोनों ने एक साथ उसे खुद से गले लगा लिया और सब एक साथ केबिन के सोफे पर बैठकर लंच करने लगे। तभी कीर्ति जी ने कुछ हिचकिचाते हुए बोला, कल मैंने समर्पण को फोन किया था तो इसके आगे कुछ बोल पाती। मानव ने बोला, तो उसने फोन काट कर ऑफ कर दिया होगा। मैं बोल रहा हूँ कीर्ति जी, आपने एक औलाद पैदा करा, वो भी नालायक। वो तो सही वक्त पर उस नालायक को एक भली लड़की से शादी का ख्याल आया, वरना आपको तो समझ जाना चाहिए हमारा बुढ़ापा कैसे बीतता। इतना बोलकर उन्होंने रोटी का टुकड़ा मुंह में डालते हुए बोला, वैसे खाना आपके हाथ का आज भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हमें पसंद है। उनकी बात और आगे जाती उसके पहले ही कीर्ति जी ने दिखावटी गुस्से में बोली, तो फिर ठीक है, मैंने एक ढंग की औलाद नहीं पैदा करी, इसीलिए आप बाप बेटी आज रात का डिनर बनाएंगे। अब उस केबिन में हंसी के ठहाके गूंज उठे थे। उधर दूसरी तरफ उस हॉल में बैठा समर्पण सामने वाले लड़के की तरफ देखकर धीरे धीरे इन पूरे सालों की बातें बताने के बाद एक गहरी सांस खींचकर बोला, उसने बताया था कि वो किसी और को पसंद करती है और उसकी जगह किसी और को नहीं देगी। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अपने प्यार की उसका प्यार पाने में पूरी मदद करूँगा। क्या होगा अगर उसका प्यार तुम ही हो? पूछते हुए सामने वाले हमउम्र लड़के ने समर्पण की डायरी उठाकर उसमें लिखी वही शायरी पढ़ी जो पहले पन्ने पर लिखी हुई थी। मुझे नहीं लगता उस शादी के टाइम
ना उसने मुझसे कोई बात करी और ना ही मेरी कुछ सुनी। मुझे तो अब ध्यान आ रहा है, उसने तो एक बार भी मेरा चेहरा देखने की भी जहमत नहीं उठाई। शायद इसीलिए, क्योंकि वो उस लड़के से सच्चे दिल से प्यार करती है। इतना बोलकर समर्पण ने बोला, अब आपको भी चलना चाहिए मिस्टर अनिरुद्ध त्यागी। सुना है आप बहुत बिजी पर्सन हैं। और अनिरुद्ध ने एक स्माइल के साथ उसे देखा और बोला, हाँ, क्योंकि हमारी लाइफ भी आसान नहीं है। दुनिया की नज़र में हम एक ऐसे इंसान हैं जो स्टोन हार्ट के नाम पर मशहूर हैं। शायद इसी वजह से कोई लड़की ज़िंदगी में नहीं आई, और अब तुम्हारी हालत देखकर लगता है कोई ना ही आए तो अच्छा है। इतना बोलकर वो लड़का बाहर की तरफ चल दिया। पीछे से समर्पण ने थोड़ा जोर से बोला, दिल पर जोर नहीं मेरे दोस्त, कब किसके लिए धड़क उठे समझ नहीं पाओगे। वो लड़का हाथ हिलाते हुए बाहर की तरफ चला गया। अब समर्पण ने कुछ सोचा और कॉल लगाकर उस छोटे बच्चे के पास चला गया। नाश्ते के टेबल पर बैठे मिस्टर और मिसेस सिंह नाश्ता कर रहे थे। हाथ में पराठे लेकर आती हुई संस्कृति ने जैसे ही मिस्टर सिंह के प्लेट में पराठे रखे, मिसेस सिंह ने बोला, बेटा अब तू भी आ जा, फिर तुझे पापा के साथ ऑफिस भी तो जाना है ना। उनकी बात सुनकर संस्कृति ने धीरे से जी माँ बोलते हुए जैसे ही कुर्सी खींचने को हुई, डोरबेल बज उठी। हम देखते हैं, बोलते हुए संस्कृति दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोलते ही सामने पोस्टमैन रजिस्ट्री लिए हुए खड़ा था। उसने साइन करके उसके हाथ से रजिस्ट्री लिया और देखा इसमें संस्कृति का ही नाम लिखा हुआ था। कुछ सोचते हुए उसने वहीं खड़े खड़े ही उसको खोला और जैसे ही पेपर देखा उसके हाथ कांपने लगे और वो एनवेलप नीचे गिर गया। संस्कृति पत्थर सी वहीं जम गई। कौन है बेटा? जैसे ही संस्कृति को मिसेस सिंह की आवाज़ सुनाई दी, वो खुद को संभालते हुए जल्दी से पेपर एनवेलप में डालती हुई दरवाजा बंद कर अंदर आती हुई बोली, कुछ नहीं माँ, बस कुछ डॉक्यूमेंट हैं मेरे। बोलती हुई वो अंदर जाने लगी और पीछे से मिस्टर सिंह ने उसे रोकते हुए बोला, अरे बेटा नाश्ता तो कर लेती, फिर ऑफिस के लिए भी निकलना है। नहीं पापा, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है। एक्चुअली सारिका का कुछ ऑनलाइन वर्क था तो सोच रही थी घर पर रहकर ही करूं। आज आप अकेले ही ऑफिस चले जाइए, और हाँ, माँ को भी शर्मा आंटी के घर ड्रॉप कर दीजिए। बोलते हुए वो तेज कदमों से सीढ़ी चढ़ते हुए तेजी से अपने रूम में आ गई और दरवाजा बंद कर उसी दरवाजे से पीठ टिकाकर घुटने मोड़कर बैठ गई। फिर कांपते हाथों से एक बार फिर इस पेपर को निकाल कर देखा, डिवोर्स पेपर। इसे देखते ही संस्कृति को अपने दिल में कुछ चुभन सी महसूस हुई। उसे ऐसा लगा मानो क्या छूट गया हो उसके हाथों से। समर्पण ने उसमें अपना साइन करके भेजा था। उसके जाने के बाद जब इसे पता चला कि शादी तो उसके ही समर्पण के साथ हुई है, उसने तय कर लिया था कि अब वो समर्पण के आने का इंतजार करेगी। जब वो वापस आएगा तो उससे अपने दिल की बात बताएगी, सारी गलतफहमियां दूर करेगी। लेकिन ये क्या कर दिया समर्पण ने? खुद तो आया नहीं, रिश्ते तोड़ने के लिए ये चंद कागज के टुकड़े भेज दिए। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा टेबल पर रखे उसके फोन पर किसी का कॉल आया है। उसने उठाकर देखा तो पायल का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने फोन उठाकर धीरे से हेलो बोला। सामने से पायल ने बोला, यार टीवी ऑन कर, वो गुमनाम राइटर जिसके नॉवेल और शायरी तुझे पसंद हैं, उसका आज इंटरव्यू आया है डिजिटल टीवी चैनल पर। और तेरी खुशी के लिए बता दूं, वो कोई और नहीं समर्पण है। 6 महीने बाद आज वो टीवी चैनल पर आया है। सुन, मैंने तुझे एड्रेस भी सेंड कर दिया है, तू जाकर मिल भी सकती है। इतना बोल के पायल ने फोन रख दिया। संस्कृति ने जल्दी से वो एड्रेस देखा और पेपर हाथ में लेकर बाहर की तरफ निकलने वाली थी कि कुछ सोचते हुए ही बाहर जाकर बोली, माँ पापा मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए आप परेशान मत होना। इतना बोलकर तेजी से बाहर निकल गई। वो मन ही मन खुद से बोली, इतने पास थे आप मेरे, लेकिन एक बार भी मिलने का दिल नहीं किया आपका मुझसे। मुझे पाने की जितनी शिद्दत के साथ कोशिश की, उतनी शिद्दत से मुझसे इजहार करने के लिए भी करते तो शायद आज इतनी दूरी नहीं होती हमारे बीच। उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे, जिसे पोंछने की जहमत नहीं उठाई उसने, और अपने कार की स्पीड और तेज कर दी। एक खुले गार्डन में एक लड़के के सामने कुछ रिपोर्टर बैठे हुए थे और वो लड़का भी बैठा एक डायरी के पहले पन्ने को ही देख रहा था, जो फाइनली आज ये बात सामने आ ही गई
कि अब तक गुमनाम राइटर जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है वो कोई और नहीं बल्कि शहर के मशहूर सिंह फैमिली के इकलौते वारिस मिस्टर समर्पण सिंह हैं। तो मिस्टर सिंह, जैसा कि सब आपको बोलते हैं, आप बातें बहुत कम करते हैं। क्या इसीलिए आपने अभी तक बिना किसी के सामने आए हुए अपना राइटर का करियर बनाया? वैसे क्या वजह है कि आप ना तो कैमरे के सामने आते हैं और ना ही कोई न्यूज़पेपर के लिए इंटरव्यू देते हैं, और आज ऐसी क्या वजह है कि आपने सीधे चैनल के लिए हाँ बोल दिया? एक रिपोर्टर ने बिना रुके सवालों की गोली दागना शुरू कर दिया। तो क्या मुझे हाँ नहीं बोलना था? समर्पण ने बेहद सर्द लहजे में उस रिपोर्टर को देखते हुए बोला। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। रिपोर्टर कुछ अचकचाकर बोला। हम तो मेरे बोलने का काम मेरी कलम करती है, इसीलिए मैं थोड़ा कम बोलता हूँ। और दूसरी बात, मेरे पाठकों का मुझसे इतना प्यार है कि मुझे सामने आना पड़ा अपनी एक नई स्टोरी के साथ, जिसे मैंने अभी मार्केट में लॉन्च करने के लिए सोचा है। पर उससे पहले मैं सबके सामने उस स्टोरी के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहता था। इतना बोलकर उसने दोबारा बोला। ये स्टोरी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसने एक लड़की से बिना बोले ही बहुत प्यार किया, एक लंबी अवधि तक इंतजार किया और 7 साल बाद शादी भी की अपने प्यार से ही। लेकिन उसने शादी तो कर ली, लेकिन अंत में शादी की रात उसे ऐसा कुछ पता चला जिस कारण उसने अपना घर छोड़ दिया और उसका पहला सीजन अधूरा ही खत्म हो जाता है। आई एम श्योर आप सभी को स्टोरी बहुत पसंद आएगी। आप सभी एक बार जरूर पढ़िएगा जरूर। कई सारी बातों के बाद लगभग काफ़ी समय भी हो गया था। इंटरव्यू के बाद उसने उस डायरी को बंद किया और उठने को हुआ। तभी रिपोर्टर ने दोबारा बोला, तो सर इसके अगले सीरीज में क्या आएगा? मेरा मतलब है स्टोरी तो अधूरे में समाप्त हुई है ना? तभी पीछे से किसी लड़की की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। होना क्या है, उसकी बीवी उस राइटर को ढूंढकर पहले तो 2 थप्पड़ रसीद करेगी, फिर घसीटते हुए घर ले जाएगी। इतना बोलकर संस्कृति ने आगे बढ़ते हुए ही हाथ में पकड़े पेपर के टुकड़े करे और समर्पण के पास जाकर पहले तो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर वो कागज के टुकड़े उसके मुंह पर फेंकते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की? समर्पण तो गाल पर हाथ धरे बस उसे एकटक देखता ही रह गया। तभी संस्कृति ने उसका कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाती हुई रिपोर्टर की तरफ देखकर बोली, दूसरी सीरीज के इंतजार से पहले पहली सीरीज को लेखक साहब अब पहली सीरीज की स्टोरी पूरी करेंगे। इतना बोल वो उसे लेकर आगे बढ़ गई। वहां खड़े सब लोग ये नज़ारा आंखें फाड़े देख रहे थे और संस्कृति बिना किसी को देखे बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी और सारे रिपोर्टर इस नज़ारे का मजा लेते हुए उसे अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। समझ क्या रखा है मुझे? शादी कर ली लेकिन शक्ल दिखाए बिना घर से निकल दिए। एक बार माँ पापा का ख्याल भी नहीं आया। बेचारी माँ इतना कॉल करती थी, रातों को रोती थी, सबसे छुपकर। पापा दिनों दिन टूट रहे थे, लेकिन मुझे देखकर तो दोनों ही अपनी तकलीफ के बजाय मेरा ख्याल रखने में लगे हुए थे। अब बहुत हुआ तुम्हारा, मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में बैठी थी और तुम मुझे डिवोर्स पेपर भेजोगे? बोलती हुई संस्कृति ने उसे कार के आगे धकेलती हुई बोली, अब सीधे कार में बैठो। तभी पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आई, दीदी आप भैया को ले जाएंगी तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगा? संस्कृति ने बच्चे को हैरानी से देखा तो बच्चे ने बोला, भैया के अलावा अब मेरा कोई नहीं है दीदी। इतना बोल बच्चे ने सिर झुका लिया। संस्कृति ने उसके पास आकर उसके मासूम से चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, अब तुम्हारा बहुत बड़ा परिवार है, जहाँ 2 दीदी भैया हैं, 2 पापा भी होंगे, माँ भी होंगी और 2-2 घर भी। बोलते हुए उसने बच्चे का हाथ पकड़कर कार की तरफ बढ़ गई। तेजी से कार सड़क पर भागी जा रही थी। तभी उसका फोन बजा। मिस्टर सिंह का कॉल देखकर संस्कृति ने कार चलाते हुए ही फोन उठाकर बोली, हाँ पापा क्या हुआ? मैंने बताया तो था कि घर आने में लेट हो जाएगा मुझे। सामने से मिस्टर सिंह ने बोला, बेटा जी क्या समर्पण आपके साथ है अभी? इतना सुनते ही संस्कृति ने बोला, पापा वो। संस्कृति से जवाब देते नहीं बना तो मिसेस सिंह ने फोन लेते हुए बोली, बेटा चैनल पर तुम और समर्पण लाइव शो में दिख रहे थे तो तुम्हारे पापा ने देखा है तुम दोनों को। संस्कृति, माँ हम दोनों घर में ही आ रहे हैं। इतना बोलकर उसने फोन रखते हुए उस बच्चे को देखकर बोली, पहले मैं सारिका के पास जा रही हूँ तो वो नन्हे राजकुमार का ध्यान रखेगी, फिर हम माँ पापा के पास जाएंगे। इतना बोलकर वो फिर ड्राइव करने लगी।
कुछ ही देर में संस्कृति वहां पहुंचकर सारिका को सब बात समझाते हुए उस बच्चे को वहीं छोड़कर वापस घर की ओर चल दी। समझते क्या हो अपने आप को? आधी रात घर से निकल गए, आज 6 महीने से ना कोई फोन ना कुछ। क्यों परवाह होगी तुम्हें हम सब की? क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में समर्पण? क्यों जीना मुश्किल कर रखा है हम सब का? बोलते हुए मिस्टर सिंह ने समर्पण को कहर भरी नजर से घूरते हुए जाकर सोफे पर बैठ गए। मिसेस सिंह भी समर्पण के पास आती हुई बोली, बेटा ये तो नहीं सिखाया था हमने आपको। वो शादी करके तुम्हारे साथ इस घर में आई और तुमने उसे वहीं अकेले शादी की रात ही छोड़ गए। ये कैसा प्यार था आपका? हमने देखा है हर पल उसे आपके इंतजार में। मैंने और तेरे पापा ने भले ही हर खुशी देने की कोशिश की, मगर उसकी सूनी आंखें सब दिखा देती थीं। अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो आप दोनों बैठकर आपस में शांति से सुलझा सकते थे। ऐसे फैसले नहीं लिए जाते जैसे आपने लिए थे। समर्पण चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, फिर उठते हुए बोला, माँ पापा शायद आप दोनों सही कह रहे हैं। अब ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। बोलते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही उन दोनों ने ही गहरी सांस खींची और उस तरफ देखने लगे। घर पहुंचते ही संस्कृति समर्पण को बाहर छोड़कर तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गई। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और उसी से टिककर खुद को काबू करने की कोशिश करी। फिर खुद से बोली, अब क्या करूंगी? कैसे बताऊंगी कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो लड़का तो खुद वही है। अपनी बेवकूफ़ी के कारण मैंने खुद ही अपने प्यार को खुद से दूर कर दिया। वो टॉवल लेकर बाथरूम की तरफ जाती हुई बोली, अब मैं समर्पण से सारी गलतफहमियों को दूर कर दूंगी। दरवाजे पर नॉक की। दरवाजे से उसने जैसे तैसे कपड़े पहनकर जल्दी से बाहर आई। उसने दरवाजा खोला तो सामने समर्पण खड़ा था। अंदर आकर उसने एक नज़र संस्कृति पर डाली। गुलाबी रंग की साड़ी में उलझे गीले बाल में खड़ी वो लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि वो जल्दी जल्दी में ही बाहर आई है। उसकी धड़कन एक बार फिर शोर करने लगी। तभी उसके कान में एक बार फिर वही बात गूंजी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। बस इसके बाद ही समर्पण ने उससे नजरें फेर लीं और कमरे में रखे कौच पर लेट गया। आईने के सामने खड़ी होकर सिंदूर लगाते हुए संस्कृति की नज़र एक बार फिर उस पर गई तो उसे एकटक देखने लगी। सालों बाद वो उसे देख रही थी। ये था उसका प्यार, जिसे ना कभी बताया ना कभी जताया था उसने। बस मन में ही रखी थी ये बात। उसने कुछ सोचते हुए ही समर्पण की तरफ अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी दरवाजे पर मिस्टर सिंह ने दस्तक दी और बोला, बेटा वो तुम्हारे पापा का फोन आया था। संस्कृति ने उन्हें देखते हुए बोला, क्या बात है पापा? पापा ठीक तो है ना? संस्कृति भी परेशान होती हुई बोली। अब तक समर्पण भी उसके पास खड़ा होता हुआ बोला, क्या बात है पापा? मिस्टर सिंह, नहीं डरने वाली बात नहीं है। वो सारिका की शादी भी सेट हो गई है तो कुछ दिन के लिए तुम्हें वहां जाना है तो आज शाम को समर्पण तुम्हें छोड़ आएगा। इतना बोलकर वो वहां से निकल गए। कपड़े पैक करते वक्त वो समर्पण को देखते हुए बोली, सुनिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है यही ना कि तुम्हारी फैमिली के सामने मुझे और तुम्हें अच्छे रिलेशन का दिखावा करना है। डोंट वरी, मेरी वजह से कुछ मिस्टेक नहीं होगा। समर्पण बिना कुछ सुने वहां से निकल गया और संस्कृति उसकी आवाज सुन वहां खड़ी कुछ सोचती रह गई। अच्छा हुआ बेटा आप दोनों यहाँ आ गए। अब मैं टेंशन फ्री होकर शादी निपटा दूंगा। फिर उसके बाद रिटायरमेंट एंजॉय करने के मेरे दिन शुरू हो जाएंगे। उनकी बात सुन वहां बैठे सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे पापा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि इस नकचड़ी को पसंद किसने किया? ये पूछते हुए संस्कृति ने चाय का कप उठाकर समर्पण को पकड़ा दिया। उसने भी चुपचाप चाय ले ली। देखो तो कौन बोल रहा है, जिसने शादी से बचने के कितने जतन किए। वो तो भला है हमारी अच्छी और जीजू की बुरी किस्मत का जो हम आज सुकून से हैं। आपके चक्कर में मेरी भी शादी अब तक ना हो पाती। बोलते हुए सारिका जाकर समर्पण के बगल में बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। संस्कृति जैसे ही आगे बढ़ने को हुई, अपनी ही साड़ी में उलझकर गिरने को हुई। घबराहट में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसने खुद को किसी मजबूत बाहों के गिरफ्त में पाया। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने समर्पण ने उसे थाम रखा था। उसने उसे सीधा करते हुए बोला, सॉरी वो तुम गिर रही थीं, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। इतना बोल वो वहां से चला गया। सामने दरवाजे पर खड़ा कुणाल सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, ये दोनों इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जबकि पायल ने तो बताया था
कि संस्कृति समर्पण से प्यार करती है। फिर कुछ सोचते हुए वो संस्कृति की ओर बढ़ गया, जहाँ संस्कृति किसी गहरी सोच में खड़ी थी और कब कुणाल उसकी बगल में खड़ा हो गया उसे पता ही नहीं चला। उसे होश तब आया जब उसके कान में कुणाल की आवाज़ सुनाई दी। कुणाल, बुरा लगता है ना जब हमारा प्यार हमें इग्नोर करता है। उसे भी ऐसा ही लगता था जब फाइनल में तुमने उसे अचानक से नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। फिर ऐसा क्या हुआ था संस्कृति कि मेरा दोस्त ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसा वो है ही नहीं। उसकी बात सुनकर पहले तो वो चौंक गई, फिर आंखों में नमी लिए कुणाल की तरफ मुड़कर बोली, अभी आए हैं आप, पहले अंदर चलिए, फिर आराम से बातें करेंगे। कुणाल भी सर हिलाकर अंदर चला गया। वक्त बीतते वक्त नहीं लगता। शादी की सभी रस्म लगभग पूरी हो चुकी थीं, लेकिन इस पूरे वक्त संस्कृति जब भी समर्पण से कोई बात करने की कोशिश करती, वो उसे मौका दिए बिना किसी न किसी बहाने से उससे दूर हो जाता। और ये चीज घर का हर इंसान देख और समझ रहा था। बारात आने को ही थी जब संस्कृति तैयार होकर बाहर आई। वो अपने पापा के पास खड़ी कुछ बात कर ही रही थी जब अंदर से आते समर्पण की नजर उस पर पड़ी। लाल रंग के हरे बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी में वो छोटे कद की लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। समर्पण की नजर बस उसमें थम सी गई। तभी पायल कोयल को उसकी गोद में देते हुए बोली, आप कोयल को कुछ देर के लिए संभाल लेंगे तो मैं और कुणाल बाहर चले जाएं, हमें बाहर मंडप में जाना है। समर्पण ने हाँ में सिर हिलाया तो वो दोनों बाहर निकल गए। जाते जाते पायल मिस्टर पुरोहित के पास जाकर बोली, अंकल, हम लोग आधे घंटे के बाद ही लौटेंगे। बाहर का काम निपटा कर आप यहाँ का काम संस्कृति और जीजू को समझा दीजिएगा। उसके जाने के बाद मिस्टर पुरोहित ने संस्कृति को साथ लिए हुए ही समर्पण के पास जाकर बोला, बेटा, माँ पापा नहीं आए अभी तक। समर्पण, वो बस पहुंच ही रहे होंगे, फोन आया था उनका, रास्ते में ही थे। उसकी बात सुनकर उन्होंने फिर बोला, एक और बात बेटा, मेरी बेटियों की माँ नहीं है, इसलिए वो हर बात किसी से शेयर नहीं कर पाती, खास तौर पर संस्कृति। वो बड़ी है ना, सारिका तो मन की बात इससे ही करती है, इसलिए मैंने इसकी शादी आपसे करवाई है। मुझे पता है आप मेरी बेटी का हाथ किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे। गलती हर किसी से होती है, उससे भी हुई होंगी। आशा करता हूँ आप समझेंगे मेरी बात को। इतना बोलकर वो जैसे ही हाथ जोड़ने को हुए, संस्कृति और समर्पण ने एक साथ उनका हाथ पकड़ते हुए एक साथ बोले, पापा। संस्कृति, पापा। समर्पण, मुझे समझते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों बहुत खुश हैं। आखिर अंत में आपकी बेटी को वही तो मिला जो वो चाहती थी। अब चलिए सारिका के पास, मैं भी आती हूँ। उनके जाने के बाद संस्कृति समर्पण के पास आती हुई बोली, कोयल सो चुकी है, चलिए उसे हमारे कमरे में सुला दीजिए। समर्पण कुछ देर पहले संस्कृति ने जो बोला था उसी के बारे में सोच रहा था। अब जाकर उसे ध्यान आया कि वो छोटी सी बच्ची उसकी गोद में सो चुकी है। दोनों ने जैसे ही बच्ची को लिटाया, उसने समर्पण की उंगली पकड़ ली। अनजाने तौर पर ही संस्कृति के मुंह से निकल गया, अगर मैंने आपसे बात की होती तो शायद इतनी बड़ी ही हमारी भी बच्ची होती। इतना बोल वो बाहर की ओर चली गई। समर्पण उसकी कही बात सुनकर सोच में पड़ गया। जैसे तैसे शादी पूरी हुई। विदाई के वक्त सारिका अपने पापा के पास जाकर खूब रोई, फिर संस्कृति के गले लगकर रोते हुए बोल पड़ी, दी, अगर एक बार मंडप में सर उठाकर देख लिया होता तो अपने ही प्यार से इतनी दूरी तय नहीं करनी पड़ती आपको। मैंने बोला था ना आपको कि एक बार जीजू को देख तो लीजिए, लेकिन जिसकी सूरत दिल में बसाई थी आपने, उसे ही अपने सामने सिर उठाकर नहीं देखा। मैंने कई बार बताने की कोशिश की थी आपको, लेकिन आपको लगा था हम आपकी शादी किसी और से करा रहे हैं। आपके कमरे में वो छोटी सी स्लिप मुझे ही मिली थी जो मैंने पापा को दिखाया था, तभी तो उन्होंने जिद से आपकी शादी करवाई थी। अब आप जीजू को जल्दी मना लेना, हम दोबारा आएं तो आपको वैसे ही देखना चाहेंगे जैसे कॉलेज के दिनों में देखते थे। इतना बोल वो एक बार फिर से रो पड़ी। बगल में खड़ा समर्पण जैसे सदमे में ही खड़ा रह गया। सारिका की बात सुनकर फिर खुद को संभालते हुए सारिका को गाड़ी में बिठाकर उसे विदा कर दिया।
घर में अब सन्नाटा पसरा हुआ था। सबकी आंखें नम थीं, लेकिन समर्पण था कि सारी बात शुरू से ही सोच रहा था। अब उसे सब समझ आ रहा था। फिर कुछ सोचते हुए वो संस्कृति के कमरे में गया तो उसके बेड के बगल में बनी ड्रॉर को खोला। उसमें कुछ स्लिप रखी हुई थी जो कि उसी की लिखी हुई थी। 7 साल बाद भी इतनी संभाल कर रखने का मतलब क्या था? वहीं बैठा कुछ सोच रहा था कि पायल अंदर आते हुए बोला था मैंने उस पागल लड़की को कि कहीं ऐसा ना हो जाए तेरी शादी तेरे ही प्यार से हो जाए और तुझे पता भी ना चले। कम से कम उसने आवाज़ तो सुन ली होती आपकी, तो जब आप बात करते तो वो आवाज़ पहचान लेती। लेकिन वो पागल बोल ही नहीं पाई। लेकिन जिस दिन बोलने गई उसने कुणाल की बात सुन ली। कुणाल, तू संस्कृति को अपनी शादी की न्यूज़ कब बताएगा? तूने अपने घर वालों को और ससुराल वालों को मना लिया है, वो भी इतनी जल्दी? चल तू अब ये न्यूज़ सबको बता दे। और आधी बात सुनकर ही उसका दिल टूट गया। उसने तुम्हारी याद के सहारे जिंदगी बिताने का सोचा और फिर क्या हुआ? उसके बाद आपको तो याद होगा। अब समर्पण को सब याद आने लगा कि कैसे अचानक से वो उससे दूर भागने लगी थी। शादी के लिए भी मना कर दिया था और सारी बातें जो हुई थी, सारी बातें सोचते हुए समर्पण ने खुद से ही कहा, मतलब उस दिन कुणाल की बात से उसे लगा मैं किसी और के साथ शादी कर रहा हूँ, क्योंकि उसी दिन के बाद से ही तो वो मुझसे दूर भागती रहती थी। शादी के बाद एक बार भी अपने पति का चेहरा तक नहीं देखा, क्योंकि अपनी आंखों में उसने मुझे ही बसा रखा था। ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। पायल अभी भी खड़ी उसे देख रही थी। वो जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ी, समर्पण ने बोला, तुम्हारी दोस्त थप्पड़ बहुत जोर का मारती है। अब पायल पलटकर हैरानी से उसे देखने लगी थी, तो समर्पण ने मुस्कुराते हुए ही बोला, मेरे इंटरव्यू में देखा नहीं था क्या? अब पायल के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। फिर उसने हंसते हुए ही बोला, मैंने ही नहीं, सभी ने देखा था कि कैसे वो आपका कॉलर पकड़कर घसीटते हुए इंटरव्यू प्लेस से सबके सामने ले गई थी। इतना बोलकर पायल हंसते हुए ही बाहर चली गई और समर्पण कुछ सोचने लग गया। इधर मिस्टर और मिसेस सिंह कमरे में बैठे थे और उनके सामने ही संस्कृति उन्हें सेब काट कर दे रही थी। मिस्टर सिंह, बस हो गया बेटा, अब हम लोगों को घर में ही जाना है। आपने अपनी पैकिंग तो कर रखी है ना? जी पापा, बोलते हुए संस्कृति वहीं रखी टेबल पर बैठी ही थी कि समर्पण कमरे में आते हुए बोला, वो पापा आप माँ को लेकर जाइए, मुझे संस्कृति से कुछ काम है तो मैं उसे लेकर बाद में आ जाऊंगा। अभी कुछ काम से जा रहा हूँ, 1 घंटे में मिलता हूँ मैं। इतना बोलकर समर्पण बिना किसी की बात सुने बाहर चला गया। कमरे में मिस्टर और मिसेस सिंह ने हैरानी से दरवाजे को देखा और एक साथ बोल उठे, अब इसे क्या हो गया है? संस्कृति, कुछ खास नहीं माँ पापा, लगता है शादी की थकान उनके सिर चढ़ गई है इसीलिए। अब कमरे में तीनों के ही ठहाकों की आवाज गूंज उठी। बाहर दरवाजे के किनारे खड़े समर्पण के होठों पर भी मुस्कान तैर गई और वो वहां से चला गया। अपनी कही बातों का रिएक्शन जानने के लिए ही तो वो वहां खड़ा था। मिस्टर नमन पुरोहित एक बच्चे के साथ ही अपने कमरे में बैठे थे। बच्चा सो रहा था, शायद शादी की थकान के कारण। तभी समर्पण उनके पास आकर बैठते हुए बोला, पापा अब निर्णय को ले जाने का सोच रहा था, अब तो सारिका भी नहीं है, आप अपना ध्यान रखोगे या निर्णय का? वो आगे कुछ बोलता उसके पहले ही मिस्टर पुरोहित बोल उठे, निर्णय मेरा ही बेटा है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ ही रहे, ये मेरा सहारा है। और वैसे भी सारिका इसे अपना छोटा भाई मानती है और मैं नहीं चाहता मेरी बेटियों का भाई कहीं दूर जाए। और वैसे भी जितना ये घर संस्कृति और सारिका का है उतना ही निर्णय का भी है। इतना बोलकर वो निर्णय के सर पर हाथ फिराने लगे। समर्पण पहले तो हैरान हुआ, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है पापा, ये भी सही फैसला है। वैसे मैं सोच रहा था संस्कृति को लेकर बाहर जाने का, क्या मैं ले जा सकता हूँ? मिस्टर पुरोहित, हम ठीक है ले जाइए। और अब वो आपकी वाइफ है, अब उसके लिए आपको हमसे कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। समर्पण मुस्कुराते हुए बाहर जाने को हुआ, फिर दोबारा अंदर आते हुए बोला, पापा क्या आपको पहले से पता था कि संस्कृति मुझे शुरू से ही पसंद करती थी? मिस्टर पुरोहित, नहीं, लेकिन तुम्हारी शादी के 2 महीने पहले ही संस्कृति के ड्रॉअर से तुम्हारे लिखे हुए कुछ स्लिप मिले और मुझे फिर सब चीज़ें समझ में आ गईं, क्योंकि तुम 7 साल बाद भी संस्कृति से ही शादी करना चाहते थे। और क्यों संस्कृति किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी? उसे लगा था
कि मैं किसी और से उसकी शादी करवा रहा हूँ। बेटा, तुमने हिम्मत नहीं हारी और संस्कृति का तो पता ही है तुम्हें। बाकी दिल की बहुत साफ है मेरी बच्ची। इतना बोलकर उन्होंने समर्पण के पास आते हुए बोला, अपना और मेरी बच्ची का ख्याल रखना। अब समर्पण संस्कृति के कमरे की ओर चला गया। कमरे में बैठी संस्कृति किसी गहरी सोच में डूबी थी। जब उसके कमरे का दरवाजा खोल समर्पण अंदर आया, उसे यूं अचानक अंदर आया देखकर संस्कृति अपनी सोच से बाहर आई और तुरंत खड़े होते हुए बोली, आप, कुछ काम था क्या? समर्पण धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उसके पास आकर बोला, बिना काम के मैं अपनी वाइफ के पास नहीं आ सकता क्या? इतना बोल उसने संस्कृति के हाथ में एक बैग देते हुए बोला, जल्दी रेडी हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं और वहीं से सीधा घर जाएंगे। बाहर बैठा समर्पण संस्कृति का इंतजार ही कर रहा था। जब उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, उसने मुड़कर देखा तो जैसे उसकी धड़कनों के शोर के आगे उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। गहरे हरे रंग की साड़ी पहने संस्कृति धीरे धीरे उसके पास आकर बोली, मैंने माँ पापा और पापा को बता दिया है कि हम बाहर से सीधे घर चले जाएंगे। समर्पण ने धीरे से हम बोला और उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया तो सामने से आता कुणाल उससे टकराते टकराते बचा। फिर भी उससे बिना कुछ बोले वो आगे बढ़ गया। यहाँ कुणाल सोचते रह गया कि ये क्या था। फिर वह कंधे उचकाकर अंदर चला गया। गाड़ी सीधे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के सामने आकर रुकी। संस्कृति कुछ बोलती उसके पहले ही उसका हाथ पकड़कर समर्पण कॉलेज के गार्डन में उसी बेंच पर ले जाकर उसे बिठाने के बाद खुद भी बैठते हुए बोला, एक लड़की से पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। इसी कॉलेज में टकरा गई थी मुझसे और मेरे पास अपनी डायरी छोड़ गई थी और साथ ले गई थी मेरा चैन और सुकून। इसी बेंच पर दोस्ती हुई थी। उससे बिना कुछ बोले बातें कम होती थी हमारे दरमियान, और अगर होती थी तो बस एक कागज के स्लिप के जरिए से। फिर मैंने उसकी और अपनी शादी की बात की हमारे घर पे, और पता है जब उसे बताने के लिए आया तो उस दिन से वो मुझसे दूर भागने लगी थी। 7 साल दूर रहकर बिता दिए थे उसने। फिर 7 साल बाद किस्मत ने हमारी शादी तो करवा दी उससे, लेकिन किसी भी रस्म में उस लड़की ने मेरा चेहरा तक नहीं देखा। ये तो कम से कम था। बिखराव तो तब आया जब शादी की रात उसने बिना मुझे देखे ही मुझसे बोला कि वो किसी और को अपनी जिंदगी दे चुकी है। बस यही बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे छोड़कर चला गया मैं। फिर 6 महीने के बाद जब उसे इस रिश्ते की आज़ादी का कागज भेज दिया तो मेरे कॉन्फ्रेंस में मुझे थप्पड़ मारकर घसीटते हुए मुझे घर ले आई। अब क्या मैं जान सकता हूँ अब आगे क्या करना है? इतना बोलकर जैसे ही संस्कृति की ओर मुड़कर देखा, रोती हुई संस्कृति उसके हाथ को पकड़कर और जोर से रो पड़ी। आई एम सॉरी समर्पण, मुझसे सच में गलती हो गई। मुझे लगा आप किसी और से शादी कर रहे हो तो मैंने आपकी चंद यादों के सहारे पूरी जिंदगी बिताने का सोच लिया था। मेरा प्यार भौतिक नहीं था। आप इस कदर आत्मा में बस गए थे कि मैं। फिर सिसकते हुए दोबारा बोली, जब पापा ने शादी करा दी तो किसी और का चेहरा देखना मुझे मेरे प्यार के लिए बेमानी लगा। बस इसीलिए वो सब हो गया। अब समर्पण ने उसे साइड से गले लगाए हुए बाहर की तरफ चलते हुए बोला, अब एक नई शुरुआत के लिए पुराना तो पीछे छोड़ना होगा। घर पहुंचकर सबने एक साथ डिनर किया। आज बहुत समय के बाद संस्कृति के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, आंखों में चमक थी। मिस्टर और मिसेस सिंह ने ये बात नोटिस किया और राहत की सांस ली। कितने समय के बाद उनके बेटा और बहू इतने खुश थे अपने दिल की बात एक दूसरे से करते हुए। कब वो दोनों नींद के आगोश में चले गए पता ही नहीं चला। इतने समय के बाद दोनों सुकून की नींद सोए थे। सुबह कमरे में किसी के दरवाजा खटखटाने से संस्कृति जैसे नींद से जागी, तुरंत दरवाजा खोला। सामने कुणाल और पायल खड़े थे। उन दोनों की आंखों में शरारत को समझते हुए जैसे ही वो दरवाजा बंद करने को हुई, उन दोनों ने झटके से दरवाजा खोल अंदर आ गए। संस्कृति भौचक्की सी खड़ी रह गई। वो कोई रिएक्ट कर पाती उसके पहले ही उसने देखा समर्पण ने उसको समझ कुणाल का हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपनी बाहों में लेकर फिर सो गया। तभी कुणाल जोर जोर से चिल्लाने लगा, छोड़ बे, मैं वैसा नहीं हूँ, छोड़ मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ मुझे। इस शोर से समर्पण की नींद खुली और अपने बगल में कुणाल को देखते हुए बोला, क्या कर रहा है तू यहाँ? उन दोनों को ऐसे देखकर पायल संस्कृति के साथ बाहर चली गई।
इधर कमरे में कुणाल और समर्पण में झगड़ा चालू था। कुछ देर बाद संस्कृति दूसरे कमरे से रेडी होकर बाहर आई और समर्पण भी रेडी होकर बाहर आया। नाश्ते के टेबल पर मिस्टर और मिसेस सिंह कोयल के साथ ही बिजी थे। सबने नाश्ता किया और कुणाल और पायल कोयल के साथ उन दोनों से मिलकर चले गए। उनके जाने के बाद पूरा सिंह परिवार मंदिर में दर्शन के लिए गए। घर आकर मिसेस सिंह ने सोफे पर बैठते हुए बोला, अब हमारे परिवार में खुशियां आ गई हैं। इसे किसी की नजर ना लगे, यही तो वो चाहती थी। अब उनका परिवार सुकून में था। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।